यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ आर्या पे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य जी और परिवर्तन पुस्तक के ऑथर। परिवर्तन पुस्तक कुछ दिन पहले से मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मेरे मन में पुस्तक को लेके थोड़े सवाल हुए, तो मैंने कहा क्यों ना डायरेक्ट ऑथर से ही पूछ ले। तो अंकल जी नमस्ते। पहले तो नमस्ते। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉडकास्ट को शुरू में थोड़ा सा लाइटली करूंगा और आप मेरे को बचपन से देख रहे हो जैसे, तो आपने कभी सोचा था आप मेरे पॉडकास्ट पे आओगे? नहीं खैर, इतना तो अनुमान नहीं था। बहुत बाद में पता लगा कि आप जिस परिवार से संबंधित है वो भी बहुत बाद में जानकारी मिली। मैं आपको देखता था, मिलता भी था जी ठीक है। तो ये आपने पुस्तक परिवर्तन लिखी, मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ पाया लास्ट मीटिंग में जब हम आपसे मिले थे। तो इसको लेके थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 13 नहीं, भूमिका जब आप लिख रहे हैं किताब लिखने की, और इसके सेकंड पैरा में आपने एक जगह लिखा है कि महर्षि दयानंद जो है वे ही भारत की स्वतंत्रता क्रांति को लाने वाले व्यक्ति हैं, और वे ही लिखा है इसमें है। तो मैं मानता हूं कि 80 से 85% क्रांति में और क्रांतिकारियों को जगाने में या इस तरह की गतिविधि में आर्य समाज का हाथ था। क्या ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है कि 100% स्वामी दयानंद ही थे? ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है कि 100% थे या नहीं थे। हाँ जी। वैसे तो 85% को भी 100 मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। अगर किसी व्यक्ति का किसी चीज में 85% योगदान होता है और उसको ये कहा जाए कि इनका ही योगदान है, तो उसमें कुछ गलत नहीं रहता। फिर भी देखने वाली बात यह है कि आखिर ये विचार किसके मन में पैदा हुआ कि ये देश हमारा था। ये विचार किसके मन में पैदा हुआ कि कोई और हमारे ऊपर शासन कर रहा है। ये विचार किसके अंदर पैदा हुआ कि हम तो विश्व गुरु थे जी। हमें अपनी प्राचीन जड़ों का तो पता ही नहीं था। हम तो उसी युग में जी रहे थे सभी लोग। कुरीतियों को हिंदू धर्म का एक आवश्यक अंग मान लिया गया था। अंग्रेजों को यहाँ का स्वाभाविक शासक मान लिया गया था। अंग्रेजों को इसलिए भी अच्छा मान लिया गया था कि उन्होंने आतताई मुगलों को भगा दिया था, जिन्होंने हमारे गुरुओं को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चों को मारकाट मचाई और लूटपाट मचाई, मंदिरों को लूटा तोड़ा, विश्वविद्यालय जलाए, लाइब्रेरियां जलाई। इसलिए एक समय में ये लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे माई बाप हैं, इनके कारण से हम बचे हैं, इन्हीं के कारण से हमारी रक्षा हुई है, इन्हीं के कारण से थोड़ा बहुत न्याय होने लगा है, इन्हीं के कारण से शिक्षा होने लगी है, इन्हीं के कारण से सभ्यता आ गई है, इन्हीं के कारण से शांति है। ये एक सामान्य बात बन चुकी थी। अब ऐसे सामान्य वातावरण में जिस शासक के प्रति कोई नकारात्मकता ही ना हो, जिस शासक के प्रति कोई नकारात्मक भाव ही ना हो जनता के प्रति, जनता के मन में, आप उनसे कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो उनको खाड़ फेंकने के लिए सोचने लगेंगे? जी। पर इसमें जैसे हम इसमें क्रेडिट दे रहे हैं महर्षि दयानंद को, हाँ, तो अच्छी बात है आर्य समाज के पीओवी से। बट आर्य समाज की जब देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट कहूंगा, महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, इसलिए हम उनको क्रेडिट दें एज ए आर्य समाज, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। हमें ये देखना पड़ेगा क्या वास्तव में उन्होंने इस देश को एक दिशा दी या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। आप इस एंगल से मत देखें कि वो आर्य समाज के संस्थापक थे, वो एक अलग एंगल है। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में जाकर की। हाँ जी। और ये विचारधारा तो स्वतः बहुत समय पहले से उनके दिमाग में आ चुकी थी। हाँ, क्वेश्चन यहीं पे था कि जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो क्रांतिकारी मंगल पांडे भी थे। हाँ। हम सब जानते हैं उनके बारे में, और उनका निधन तो आर्य समाज की स्थापना से पहले हो गया था, सोर्स चैटजीपीटी के अनुसार, बिल्कुल है ना? तो फिर क्या यहाँ पे ये कहना कि केवल महर्षि दयानंद ही थे, वो अब भी? ये आपका ना, मैं समझता हूँ इसके ऊपर खूब डिबेट होनी चाहिए। हाँ जी। और डिबेट का स्तर इतना ज्यादा होना चाहिए कि इस सत्य को हम, अगर सत्य है तो साबित करें और अगर नहीं है तो डिनाय करें। मंगल पांडे जी इस देश के निष्ठावान एक सैनिक थे। बिल्कुल।
देश के प्रति उनकी निष्ठा आस्था में कोई कमजोरी मैं नहीं कह सकता किसी रूप में भी, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान दिया वो अद्भुत था। और 1857 की क्रांति में उनके योगदान को ये देश का इतिहास और कोई जनमानस भुला नहीं सकता। वो हमारे हीरो थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं नहीं। लेकिन हमें एक बात ये देखनी ही पड़ेगी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो वो क्रांति के पीछे के कारण क्या थे, वो क्रांति थी किस चीज के लिए। तो मुख्य रूप से हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा इतिहास के तथ्यों के साथ में को क्रांति दो कारणों के लिए थी। ठीक है। पहला, अपने छोटे छोटे राज्यों की रक्षा करना। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी वो क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ बन गई। क्रांति इसलिए थी कि अंग्रेजों ने झांसी के राज्य को कब्जा लेने के लिए नया नियम बना दिया। हाँ। और उससे झांसी की रानी को लगा कि ये तो अंग्रेज मेरे राज्य को भी हड़पना चाहते हैं। मतलब वो, मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ी सी आगे। अगर हम अन्य राजाओं की भी बात भी करें तो उन राजाओं की भी लगभग कमोबेश यही परिस्थितियां थी कि हमारे राज्य को हड़पने जा रहे हैं। उन्होंने उसका अपने अपने राज्यों के जो सैनिक थे उनके मन में भावना भरी कि देखो अंग्रेज बाहर से आए हैं और ये हमारे राज्यों को हड़प रहे हैं। राज्य सरकार पे अधिकार करके रखें चिंता नहीं थी, उनके राज्य पे उनका अधिकार रहना चाहिए। ये उसका मुख्य कारण था इस क्रांति के सूत्र होने का, और इसी चक्कर में ये चीजें पैदा हुई। अब अगला आप बताएंगे, जब सन 57 की क्रांति शुरू हुई तो उनका लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी। किसको बनाना? लक्ष्मीबाई। राजा किसको, इस देश का बादशाह किसको बनाना चाहते थे? वो तो अपना छुड़ाना। किसको? हाँ, गलत, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर के लिए लड़ रहे थे वो। हाँ। अच्छा। ये तो देखो, उनके मन में ये था कि हमारा शासक वही है। अच्छा। उनके मन में गलत नहीं था, लेकिन उनके मन में यह था कि हमारा शासक जो था, क्योंकि मुगलों की सत्ता हटा करके अंग्रेज आए थे, तो पहले अंग्रेजों को हटा करके मुगलों की उसी सत्ता को वापस ले आया जाए। ठीक। तो बादशाह को लाना लक्ष्य था, देश के प्रति भाव था। हाँ जी। लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं था कि वो बादशाह भी बाहर का है, वो भी बाहर से, वो मुगल सत्ताएं भी बाहर की हैं, ये अंग्रेज सत्ता भी बाहर की है। और उन्होंने अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया था। ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं जी। और कुछ समय के लिए उनका अधिकार भी लाल किले पर था, हो गया था। हाँ जी। और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी अब अपनी सत्ता आ गई और अब बहादुर शाह जफर दिल्ली सल्तनत का पुनः बादशाह घोषित हो गए। इसको ही आजादी मान लिया गया था। अच्छा, ठीक, स्पष्ट हुआ? हाँ जी। तो पुस्तक अब मैं अगर ये कहूं कि जिस औरंगजेब ने, जिस जहांगीर ने, जिस अकबर ने, जिस बाबर ने बाहर से आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, खसोटा, विश्वविद्यालय जलाए, यहाँ के अधिसंख्य लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे अपने राज्य की सत्ता के माध्यम से वो किया, उनकी आगे आने वाली संतानें उसको क्या फॉलो करती है? उसके विपरीत चलती। वो तो अगेंस्ट फॉलो करती ना। बहादुर शाह जफर फॉलो तो नहीं करते हैं, बट वो आपस में ही लड़ते हैं ना आगे हिस्ट्री में। हाँ। जो अगर मैं हिस्ट्री देखूं मुगल साम्राज्य की, जिस प्रकार से औरंगजेब ने शाहजहां को कत्ल किया, बंद किया, अपने भाइयों को मारा, वो क्या सत्ताएं थी? हाँ। ऋषि ध्यान की देन क्या है देखना वो पड़ेगा। सन 57 का युद्ध हो गया समाप्त। अंग्रेजों ने अपने नीति से सन 57 के जो विद्रोह था उसको समाप्त कर दिया। अब समाप्त करने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय जो शासन था, अंग्रेजी सरकार को यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन चलाने से भारत में हम अपने आप को स्थायी नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमें अब ये सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और उन्होंने ईस्ट इंडिया शासन कंपनी के शासन को समाप्त कर अंग्रेज महारानी को यहाँ की महारानी घोषित कर दिया। ठीक। उस समय तक अंग्रेज महारानी जो विक्टोरिया थी वो भारत की रानी नहीं थी। अच्छा। भारतवासी उस समय अंग्रेजी सरकार के जिसको आप ये कहते हैं कि किसी देश का वो नागरिक नहीं थे। अच्छा। नागरिक कब बने? 1857 के बाद, जब भारत सरकार अंग्रेजी सरकार सत्ता की तरफ से चलने लगी, लंदन से संचालित होने लगी और लंदन से वायसराय को यहाँ पर भेजा जाने लगा,
और उनकी महारानी घोषित कर दी गई। लंदन की महारानी ही अब हमारी महारानी होंगी। तो वो ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया हो गया अब ये। उस समय तक हमारे ऊपर शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने अपने यत्रकरण पर्याप्त जैसे भी अपने आप को स्थापित कर लिया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे वो, फिर जो मिलता जा रहा था और ये इन्हीं राज्यों के उसमें कर रहे थे। अब ये स्थापित, अब ये कहाँ चली गई सत्ता? अब अंग्रेज महारानी के हाथ में चली गई। ब्रिटिश इंडिया हो गया। अंग्रेज महारानी ने सोचा कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऊपर अत्याचार किए हैं, हाँ जी, वो अत्याचार इनको हमारे खिलाफ भड़का चुके, अंग्रेजों के खिलाफ। बिल्कुल। इसलिए अगर हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो हमें इनको कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी, हमें इनके लिए कुछ लुभावनी घोषणाएं करनी पड़ेंगी। लालच, हाँ, लालच शब्द कह लें, जो मर्जी कह लें। हाँ जी। तो अंग्रेज सरकार ने एक चार्टर पेश किया। उस चार्टर में लिखा था कि अब हम जो कुछ हुआ सो हुआ, माफ चाहते हैं जी। अब हम भारतवासियों को कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सबको समान समझेंगे। और अब अंग्रेज महारानी आपको अपने बच्चों जैसा व्यवहार देंगी। अच्छा। जैसा अंग्रेज महारानी अपने देश के नागरिकों के साथ वर्तती हैं, वैसा ही अब भारतवासियों के लिए भी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो सन 57 का उभार जो भड़का था अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो जा किसी और भी रहा था, चाहे वो बहादुर शाह जफर की तरफ जा रहा था, पर अंग्रेजों के खिलाफ तो भड़का था। ठीक। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भड़कने के बाद जा किस तरफ रहा था? फिर उसी प्राचीन उधर ही जा रहा था अंग्रेज। हाँ, फिर से गुलामी की तरफ ही जा रहा था। फिर एक हद तक गुलामी की तरफ। हाँ जी। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में तैयार हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के किया क्या? एक अभिजात्य वर्ग को अपने बुद्धि से तैयार किया और उनके दिमाग में ये डालने में वो सफल हो गए थे कि अंग्रेज ना होते तो तुम्हारे साथ अभी भी वो कत्लेआम हो रहा होता। अंग्रेजों ने तुम्हारे को सभ्यता दी, अंग्रेजों ने तुम्हारे को ये दिया, अंग्रेजों ने तुम्हारे को न्यायालय दिया, अंग्रेजों ने तुम्हारे को स्कूल दी, अंग्रेजों ने तुम्हारे को भाषा दी। ये सब चीजें एक अभिजात्य वर्ग तैयार कर चुके थे स्कूलों में पढ़ा करके। जमींदारों के बेटे, राजाओं के बेटे, रजवाड़ों के बड़े अधिकारियों के बेटे और अमीरजादों के और संपन्न परिवारों के बच्चों को उन्होंने एलीट क्लास को माइंड सेट उसका बना दिया था कि हम हैं तभी तुम सुरक्षित हो, नहीं तो तुम्हें तो हमारा काटा जा रहा था। और वो इस बात को समझ गए थे। उन्होंने बहुत लोगों को लंदन ले जाना, लंदन दिखाना, उनको लगा कि ये तो आधुनिकता, हम तो बिल्कुल पिछड़े हुए थे। तो उस समय अंग्रेज सरकार के उस चार्टर से उस वर्ग के अंदर वो ये स्थापित करने में कामयाब हो गए कि अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम किसी राज्य को, किसी रजवाड़े को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। आपके साथ भी माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे। धर्म के नाम पर जो अभी तक भ्रष्टता होती थी उसको हम बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो वो जो गुस्सा उठा था, वो गुस्सा आस्ता आस्ता बैठता चला जा रहा था। फिर सब नॉर्मलाइज हो गया। हाँ, ऐसे समय में ऋषि दयानंद की इस देश के पटल पर एंट्री होती है। ठीक। और उन्होंने जो वाक्य लिखा है ना, अब उन्होंने कहा क्या क्या, कितना कहा, वो एक लंबा इतिहास है जी। प्रवचनों में क्या क्या उन्होंने बोला, कितना कुछ बोला और कितना कुछ दुनिया तक वो पहुंचा सके, वो एक लंबा इतिहास है। लेकिन उनकी जो, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐसी महत्वपूर्ण पंक्ति जो अपने आप में डिफाइन कर देती है। अब उधर अंग्रेज महारानी क्या कह रही है कि अब आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं हूं, पूरा तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे को माता पिता जैसा प्यार, सम्मान और दुलार दूंगी। ठीक है। अब इधर ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं? जी। कोई कितना भी करे, ये शुरू है वाक्य का। ठीक। वाक्य की शुरुआत यहां से हो रही है, कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। अच्छा। अब ये जो स्वदेशी शब्द का हो रही, ये क्या होता है भाई? स्वदेशी ये क्या है? हर नौजवान जिसने उसको पढ़ा उसने ये सोचा ये स्वदेशी क्या होता है भाई? अब तक उसको मालूम नहीं था स्वदेश का मतलब, क्योंकि स्वदेश शब्द ही उपयोग होना बंद हो चुका था हमारे यहाँ पर। एक उदाहरण समझ लेते हैं छोटा सा। हाँ जी। अंग्रेज सरकार जब जा रही, मुगल सत्ताएं जब समाप्त हो रही थी, तो प्लासी के युद्ध के अंदर हाँ जी, दो वर्ग बन चुके थे। एक अंग्रेज सरकार लड़ रही थी, एक मुगल साम्राज्य लड़ रहा था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल लड़ रहे थे। मुगल अपनी सत्ता को बचाने के लिए थे, हाँ, कि हमारा कंट्रोल चलाना जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए लड़ रही थी कि हमारा कंट्रोल आ जाए, इफेक्टिव आ जाए। दोनों लड़ रहे थे। हाँ जी। दोनों की सेनाओं में भारतवासी थे, दोनों बाहर से आए हुए योद्धा थे, एक अरब से और एक
यूरोप से। दोनों की सामने जो साथ में सेना लड़ रही थी वो भारतवासियों की थी। दोनों तरफ लड़ने वाली सेनाओं को ये नहीं मालूम था कि ये दोनों मेरे ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उनको ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये देश तुम्हारा है। उस समय तक इनको ये पता था इसने पैसा दिया इसके लिए लड़ो, इनको पैसा दिया इसके लिए लड़ो। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े धार्मिक मठ मंदिर थे जी, उनमें से किसी ने भी उनके दिमाग में ये नहीं डाला था कि ये देश तुम्हारा है और ये दूसरे बाहर से आकर के तुम्हारे ऊपर सत्ता कर रहे हैं। ये कहने वाले, ये बताने वाले आधुनिक काल में प्रथम अगर महापुरुष कोई हुए, ये इतिहास का तथ्य है। मेरे कहने पे बिल्कुल मत माना, इसकी खोज करना और अगले एपिसोड में अगर अगले पॉडकास्ट में आप ये खोज करके ला पाए कि इनसे पहले इन्होंने स्वदेशी का भाव दिया था तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी स्वराज से ही निकला है, आई थिंक। हो सकता स्वराज और स्वदेशी एक ही चीज है ना। तो स्वराज का नारा कहते हैं शिवाजी महाराज ने सबसे पहले दिया था। देखिए, शिवाजी महाराज ने नारा दिया था, निश्चित रूप से दिया था। शिवाजी महाराज ने वो नारा पूरे देश के लिए नहीं था उस समय, समझिएगा। उन्होंने मराठा राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो कुछ शिवाजी महाराज ने किए वो इतिहास हमेशा स्मरण रखेगा। जो बलिदान उन्होंने दिए, जो उनके परिवार ने बलिदान दिए, जो कष्ट उन्होंने सहे, जो वीरता का प्रदर्शन शिवाजी महाराज ने किया, उसमें कोई दो राय कर ही नहीं सकता कि वो एक अद्भुत था। इसलिए आज वो पूजे जाते हैं, स्मरण किए जाते हैं। वो योद्धा के रूप में, हमारे महापुरुष के रूप में स्मरण किए जाते हैं। लेकिन उस समय पूरे भारत की परिकल्पना उनके सामने उस समय उतनी नहीं थी। ठीक, तो आप कहना चाह रहे हैं कि महर्षि दयानंद ने जो स्वदेशी का वो नारा दिया, वो जो भारत की सीमा थी। हाँ, अब यहाँ पर आकर के पूरी बात अभी पूरी नहीं हुई, अभी बात यहाँ करनी पड़ेगी जी। हमारा देश आप भी मानते हैं छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। 500 550 रियासतें थी, बहुत सारी थी। तो जो जयपुर की रियासत का राजा था उसको लगता था यही एक देश है, बस मेरा जयपुर, मेरा पटियाला, मेरा नाभा, मेरी झांसी, मेरा ग्वालियर, मेरा लखनऊ, मेरा मराठ, ये था देश। ये बताने वाला कौन था कि तुम्हारा नाम आर्यवर्त था और तुम्हारी सीमाएं उस अटक से लेकर के और नीचे कटक तक और इस हिमालय से लेकर के और यहां तक थी। और ये बताने वाला कोई भी नहीं था कि तुम्हारा ही सारी दुनिया पर शासन होता था। तुम्हारे ही सम्राटों के अंतर्गत सारी दुनिया राज करती थी। मांडलिक राजा तुम्हारे चक्रवर्ती सम्राटों के अंतर्गत कार्य करते थे। हाँ। और ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ही विश्व गुरु थे, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारे ही विद्यालयों में शिक्षा लेने आती थी। और उस समय ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम दुनिया के सबसे संपन्नतम देश थे। और उसके पश्चात जो हमारे गौरव को मान उठाने का कार्य ऋषि दयानंद ने किया, वो एक ने वाक्य में लिखते नहीं है, अपने पूना प्रवचन में कहते हैं कि इस देश में दरिद्र से दरिद्र के यहाँ भी विमान थे। हाँ, मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था। अब आप ये विचार करिए छोटा सा कि उस समय विमान नाम की चीज भी नहीं थी। जो वो उदाहरण दे देते, उस समय तो विमान बने नहीं थे जब वो लिख रहे थे। नहीं, इसमें वो वाक्य ऐसे भी तो हो सकता है जैसे हम किसी चीज को बताने के लिए, जैसे जब कोहिनूर मिला था हमें, हाँ। तो कोहिनूर की कीमत जो लगाई गई थी वो ऐसे लगाई थी कि संपूर्ण विश्व 11 दिन तक खाना खा सके, इतनी कीमत थी। तो क्या पता महर्षि दयानंद का कहने का मतलब ये हो कि इतना धन था कि अगर विमान बांटे जाते तो दरिद्र से दरिद्र के यहाँ भी विमान पहुंच। देखिए क्या है, क्योंकि उन्होंने जो बोला मैं वो बोलूंगा। उन्होंने बोला कि हमारे देश की संपन्नता का एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि दरिद्र से दरिद्र के घर भी विमान थे। आज आप साइकिल का उदाहरण ले लें, आज लगभग हर व्यक्ति के पास में साइकिल है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले चले जाएंगे तो साइकिल आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जब कोई परिवार साइकिल खरीद के लाता था ना, उस समय वो भी पूरे गांव के अंदर मिठाई बांटता था, फलाने के घर में साइकिल आ गई। अब मेरी बात को समझें कि जब जिस चीज का वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से उसके बारे में बोला जाता है। हाँ जी। तो ऋषि दयानंद का वाक्य था कि दरिद्र से दरिद्र के घर भी विमान थे। दरिद्र से दरिद्र का मतलब हर घर में नहीं बात होती, लेकिन एक सामान्य था। जैसे आज से 70 साल पहले विमान की यात्रा करना एक बहुत बड़ी बात थी, आज उतनी बड़ी बात लगभग नहीं है। लगभग नहीं है, मतलब है तो सही अभी भी, लेकिन उतनी नहीं रह गई है। तो वो उस समय के वर्णन कर रहे हैं। हाँ। कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई बाढ़ नहीं थी, कोई सूखा नहीं पड़ता था, कृषि में संपन्न थे, किसी और से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कोई भिखारी था ही नहीं। ये तो बहुत बड़े यात्रियों ने जो वर्णन किए इस देश के आकर के, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई भिखारी था ही नहीं, कहीं ताले लगते नहीं थे। अब ताले लगते नहीं किसी के घर में, इसका अर्थ ये है कि सबके घर में हर चीज मौजूद है ना। किसी को चोरी क्या करेगा, किससे करेगा, किसी के लिए चोरी करेगा, हर चीज हर किसी के पास मौजूद है। तो ऋषि दयानंद की 3 बड़ी देन थी। पहला देन उनकी ये थी, उन्होंने ये बताया कि देश तुम्हारा था।
ठीक। उस समय ये पता नहीं था किसी को भी, सब लोग उसको स्वाभाविक शासक मान के चलते थे, और स्वाभाविक शासक मान के चलते थे तभी बहादुर शाह जफर को स्वाभाविक शासक मान लिया गया था उस समय। जब हम आजादी की बात कर रहे थे, वो आजादी बहादुर शाह जफर को राजा मानना ही आजादी मान ली गई थी। ठीक हो गया। दूसरा कि हम विश्वगुरु थे। हाँ जी। दूसरा हम सोने की चिड़िया थे जी। तीसरा हमारा शासन वहां से लेके वहां तक था, और हमारे यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट जो थे उनका शासन पूरी दुनिया पर फैला था। सभी मांडलिक राजा उन्हीं को सलाम मारने आते थे। ये जब गौरव जगा जी, ये जब पता लगा, जब मुझे पता लगे कभी कि लाल किला तो हमारे बाप दादाओं की जमीन पे बना है, उनके नाम अभी तो मैं उसके प्रति अरे यार अच्छा मेरी जमीन पर है, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। जब तक मुझे ये ना पता लगे तब तक मैं उसके खिलाफ लड़ाई कैसे लूंगा, उसको चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश कैसे करूंगा, भाव उत्पन्न नहीं हुई। और उसके पश्चात उन्होंने ये बताया कि कोई कितना भी करे, मतलब कोई हमारे लिए कितनी भी व्यवस्था कर दे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। इसी से एक नई भावना का विकास हुआ, इसी से एक नई सोच डेवलप हुई, इसी से एक नई बात चर्चा के लिए फैली, अरे हमारा अपना भी शासन हो सकता है। और उसके पश्चात ऋषि दयानंद ने अपने अलग अलग ग्रंथों में, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वैदिक उन्होंने एक विनय प्रार्थना पुस्तक उन्होंने छापी है, देखो नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, कोई नहीं बाद में हम डाल देंगे। हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने एक प्रार्थना पुस्तक उनका प्रकाशित हुई है जी, आर्याभिविनय। आर्याभिविनय में उन्होंने 3 जगह पर यह लिखा कि सुख केवल तभी है जब अपने द्वारा चुने गए शासक द्वारा किया जा रहा हो। अच्छा, मतलब उनके जो भाव हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हैं। स्वराज्य, स्वदेशी, उसके पश्चात में स्वभाषा। अगर हमारी अपनी भाषा, हमारी भाषा तो समाप्त हो चुकी थी, पहले अरबी हुई, फारसी हुई, फिर बदलते उर्दू हो गई, और उर्दू के बाद में अंग्रेज आ गए, उन्होंने अंग्रेजी कर दी। हमारी हिंदी समाप्त, हमारी संस्कृत समाप्त। संस्कृत तो केवल मंत्र पाठ की भाषा रह गई थी उस समय, तो बाकी कुछ था ही नहीं। तो उसके इसलिए मैं आपसे बात कहता हूं कि ये बताने वाला ही कोई नहीं था कि ये देश हमारा है, और ये जागृति करने वाला ये जो वाक्य जब सत्यार्थ प्रकाश में छपा, और सत्यार्थ प्रकाश उस समय का एक अद्भुत क्रांतिकारी ग्रंथ था, इसको जिसने भी पढ़ा उसके मन में एक नया जोश पैदा हुआ। उसके मन में ये पैदा हुआ कि अरे हम इतने गौरवशाली थे। पर भगत सिंह जी पढ़ते हुए लिखते हैं अपनी डायरी में कि आर्य सामाजिक सोच एक रूढ़िवादी सोच है। देखो भगत सिंह जी नौजवान थे जी, उनके अंदर देशभक्ति के भाव पहले तो जगाए किसने? उनके दादा ने, ठीक, उनके पिता ने। रूढ़िवादी सोच जब एक नौजवान होता है, और उनकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी जब उनका बलिदान हुआ, बिल्कुल मेरी जैसे, उनको बलिदान, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भगत सिंह जी के अलावा अनेक परिवार थे उस समय पंजाब में, और किसी के अंदर ये देशभक्ति की सोच क्यों ना पैदा हुई? सोच केवल भगत सिंह के मन में क्यों हुई? क्योंकि वो पहली बात एक ऐसा आर्य समाजी परिवार था जिसके अंदर देशभक्ति के गुण स्वाभाविक रूप से पनप रहे थे। उनके पूज्य दादाजी आर्य समाजी बन चुके थे, पूरी तौर पर ऋषिदान के भक्त बन चुके थे। उसी के कारण उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को पूरी तरह से देशभक्त बनाया। सरदार किशन सिंह, सरदार अर्जुन, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह, तीनों को, और तीनों ही अलग अलग कारणों से जेलों में जा रहे हैं। हाँ, लगातार अलग जगा रहे हैं निरंतर। उन्हीं परिवार में भगत सिंह पैदा होते हैं, उन्हीं के संस्कार दादाजी से लेकर के फिर पिताजी से लेकर के उनको मिलते हैं। किन्हीं बातों को लेकर के घरों के अंदर आपस में जब बहस होती है तो पिता की कई बातों को बेटा हमें एकदम से स्वीकार नहीं कर पाता, कहते आप तो रूढ़िवादी हो। हर बेटे को अपने पिता रूढ़िवादी लगते हैं, क्योंकि वो नई चीजों में जी रहा है, नई चीजों को देख रहा है, नई चीजों को एक्सेप्ट करने में और पुरानी चीजों को एक्सेप्ट करने में जो गैप होता है वो उस समय उनके जीवन में भी था। एक नई सोच, एक क्रांतिकारी सोच। एकदम से मैं कैसे मान लूं आपकी बात ठीक है कि सोच से वो चल रहे थे, और मुझे लगता है वो सोच अच्छी थी, वो सोच गलत नहीं थी भगत सिंह जी की, बिल्कुल। लेकिन वो इतना पूरी तरह से कहते हैं कि मेरे अंदर जो संस्कार आ पाए देशभक्ति के, वो मेरे पूज्य दादाजी के दिए हुए हैं, मेरे पूज्य पिताजी के दिए हुए हैं। किसके घर में चर्चा होती थी कि देश को आजाद कराना है? आर्य समाज। उनके घर में चर्चा होती थी। उनके और परिवार दिखाइए ना, पूरे पंजाब के 10-20 परिवार दिखाइए ऐसे उनसे जुड़ते हुए परिवार। उधम सिंह भी थे, उधम सिंह वही थे जिनका आर्य समाज से संबंध हो चुका था। मैं दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ,
अच्छा, आपको इस तरफ आना ही पड़ेगा हाँ जी, कि उस समय जिन परिवारों में आर्य समाज का प्रवेश हो चुका था या जिन परिवारों को डीएवी स्कूल डीएवी कॉलेजों से संबंध बन चुका था, जिन छात्रों का, उन्हीं के अंदर ही देशभक्ति के भाव भरे जा रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ने वालों के अंदर देशभक्ति के भाव नहीं था, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले अंग्रेज थे। हाँ, तो वो अपने खिलाफ तो नहीं पढ़ाएंगे, वो अपने खिलाफ नहीं, पूरी तरह से अपने समर्थन में पढ़ाना चाहते थे कि हम हैं तो ये हैं, हम हैं तो ये हैं, अगर हम ना होते तो तुम्हारे साथ ये हो जाता, वो यही पढ़ाते थे। और गुरुदत्त जो उपन्यासकार हुए हैं, पिछले दिनों में मैंने उनकी पुस्तिका को पढ़ा, जीवनी को पढ़ा। हाँ जी, उस जीवनी में वो, क्योंकि उनका भी भगत सिंह जी के साथ संबंध रहा, हाँ, वो खुलेआम लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र थे, उनके अंदर देशभक्ति वो भाव नहीं थे बिल्कुल भी, जो डीएवी कॉलेज में पढ़ने वालों के अंदर थे। क्योंकि डीएवी कॉलेज में पढ़ाने वाले जो थे वो अलग सोच रखते थे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरना, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, स्वदेशी की भावना भरना। तो इसलिए आप अभी मूल प्रश्न पे वापस आएंगे, नहीं तो हम दूर ना चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी। आपका मूल प्रश्न था कि ऋषिदान को हम 100% कैसे माने। हाँ, तो मेरा कहने का केवल ये भाव था कि ऋषि दानंद ही वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने पहली बार इस देश के अंदर एक किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात डाली कि देश तुम्हारा था, इस देश को वापसी तुमने लेना है, इस देश के ऊपर सत्ता उसकी होनी चाहिए जिसको ये नागरिक चाहें, ये लोग चाहें। अभी तक वो सत्ता नहीं थी, बहादुर शाह जफर को लोग नहीं बना रहे थे, खुद बन रहा था, वायस राय को लोग नहीं बना रहे थे, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री बनता उनको हम बनाते हैं। यही एक अंतर था। ये सोच देने वाले ऋषिदान सरस्वती थे। उसी सोच के कारण से एक नई क्रांति आरंभ हुई और चीजें तो अनंत फैलेंगी। हाँ, फिर भी तो मैंने इसलिए इस बात को लिखा कि वो ही थे जिनके कारण से। अब अगर कोई और नाम आता है तो आप बताएं। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पिछली जब मैं आपसे मिला था तो आपने बोला था कि जब भारत को लूटना शुरू किया गया तो उसका कारण था कि अशोका सम्राट ने हथियार लड़ना छोड़ दिया था। तो आपने कहा था कि उसके बाद बाहरी आक्रांताओं के कान खड़े हो गए कि यार अब तो ये लड़ेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य, अशोका साम्राज्य, उन्होंने पूरा ही राज कर रखा था। तो जब उन्होंने हथियार डाले तो फिर लूटपाट शुरू हो गई। तो ये कहाँ तक बात सच है? ये बात बिल्कुल सटीक इसलिए है कि अशोक जी, सम्राट अशोक के मन में बात भावना बैठ गई कि बौद्ध धर्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, और अहिंसा का अर्थ उन्होंने केवल ये मान लिया कि कोई कितना भी अत्याचार करे उसका जवाब नहीं देना चाहिए। और राज्य में स्थिति संभव नहीं होती कभी भी। राज्य के समक्ष बड़ी स्पष्ट बात रहती है कि अगर कोई गलत आपके राज्य के साथ करना चाह रहा है तो उसको उतना यथोचित उत्तर उसको देना पड़ेगा। उन्होंने उसके आधे अर्थ को समझ करके बौद्ध धर्म अपना लिया कि मैं सेना नहीं बनाऊंगा, सेना बनेगी तो मारकाट करेगी तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का उल्लंघन होगा, इसलिए मैं सेना, लगभग उनके मन में भाव पैदा हो गया। क्या इसमें बौद्ध धर्म गलत है? समझ गलत है, समझना गलत है। अहिंसा का अर्थ कतई भी नहीं हो सकता कि जो तुम्हें मारे तुम उसको शांत होकर के सह लो, अहिंसा का अर्थ कभी नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है। हिंसा किसको कहते हैं? जो किसी भी चीज के प्रतिकार करने के लिए साधन। तो इस दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि सम्राट अशोक के समय में ये परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण से भारत की जो छात्र बल था वो कमजोर होता चला गया। जिस छात्र बल के कारण से अरब की जंगली जातियां, मंगोलिया की जंगली जातियां भारत में प्रवेश नहीं कर सकी थी, चाहे अंदर हमारे विवाद हो रहे थे, लेकिन बाहरी आक्रांताओं का भारत में प्रवेश नहीं हो सका था। उनको कहीं ना कहीं ये रास्ता दिख गया कि अब इनकी सत्ताएं कमजोर हैं, इनकी छात्र शक्ति कमजोर है, इनकी सेनाएं कमजोर है, इनके ऊपर हमला आक्रमण किए जा सकते हैं। उसका परिणाम आस्ता आस्ता शुरू हुआ। एक व्यक्ति डरते डरते आया, जब उसका प्रतिकार नहीं होता अगली बार वो और ज्यादा शक्ति के साथ आया, उसको देख करके दूसरा आया, उसको देख करके चौथा आया। सब यहाँ सामान साधन इतना ज्यादा था कि 20 राजा 50 राजाओं ने लूट लिया, तब भी यहाँ का साधन खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जा सकता। साधन इतना था कि वो उनकी कल्पनाओं से दूर था कि वो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि इतना भी हो सकता है। वो एक मंदिर लूटा, वो एक ही मंदिर हम कहते हैं 17 बार हमला किया। आखिर क्यों किया? आप कल्पना करिए ना, क्यों किया एक ही मंदिर पर 17 बार हमला? इसलिए क्या कि उसके खजाने अकूत थे, खाली नहीं हो पा रहे थे। जितने वो साधन लाता था, एक सीमा होती है, किसी के बाद मैं ले जाऊंगा 50 ट्रक ले जाऊंगा, 100 ट्रक ले जाऊंगा, भाई वहां पर 2000 5000 ट्रक का सामान रखा हुआ, आप कैसे उसको एक बार में लेके आ सकते? बार बार लाना पड़ेगा। और उनको दिख गया था कि इनमें से किसी के अंदर छात्र बल नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां थी, मैंने इस बात का उल्लेख इस पुस्तक में इस कारण से किया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या
आज का भारत उस दिशा में है कि हम फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन सकते हैं? सोच तो रहे, हम मतलब सोच तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है? सोचना। आज का भारत ये सोच रहा है कि हमें विश्व गुरु बनना है। कम से कम सोच तो पैदा हुई कि हम थे और बनना है। हाँ, क्योंकि पुनः शब्द है, मैं बारिश में मैंने लिखा है कि विश्व गुरु बनने की पुनः सोच रहा है। पुनः का मतलब पहले थे, इसलिए सोच रहा है। तो विश्व गुरु बनने के 3 ही तरीके होते हैं। एक बौद्धिक, इंटेलेक्चुअलनेस आज काफी हद तक देश में बढ़ रही है। हमारे लोग देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हैं, तो वो बौद्धिकता जो है भारत की दी हुई बौद्धिक। पढ़ने बाहर जा रहे हैं, तो वहां जो रह रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ करके उन्हीं ओहदों पे बैठ जाते? क्या कारण है कि भारत का मस्तिष्क वहां पढ़ करके वहां बैठ रहा है? क्योंकि बौद्धिकता खून में, स्किल्स खून में, फिर एक डेडिकेशन खून में। इसीलिए भारतीय पर विश्वास अधिक किया जाता है, चाहे भारतीय डॉक्टर हो, चाहे भारतीय इंजीनियर हो, उसके ऊपर आज भी दुनिया के अंदर अधिक विश्वास है। चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, कहीं भी आप चले जाएंगे, भारतीय व्यक्तियों पर विश्वास काफी हद तक किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर उनको अपने सीईओ बना रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बौद्धिक कारण तो होगा। अगर केवल पढ़ाई कारण होती, तो जिन बच्चों की पढ़ाई हुई ही वहां पर है, जिनका जन्म ही वहां पर हुआ, उनकी पढ़ाई वहां पर हुई, वो भी बन सकते थे। क्यों भारत से जाकर के बन रहे? तो कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन जो बौद्धिक संपदा है, उसका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहा करता है, पीढ़ियों तक रहा करता है, उसका परिणाम है। इस समय थोड़ा निकल गए और आपको भी जाना है। नहीं, आप इस पुस्तक के अंदर कोई ऐसा करंट प्रश्न तो पूछते पढ़ी भी पूरी नहीं ना। अच्छा, थोड़ी सी पढ़ी थी, तो मैं थोड़े ही अभी 4 दिन में मैं एक ऑफिस भी होता है, तो फिर ठीक है। बाकी समाप्ति की ओर चलते हैं। और लास्ट में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें या जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपने परिवर्तन पुस्तक का इशू क्या समझा है कि क्या इशू है इसके अंदर? इसके अंदर इशू तो मैंने वही समझा था कि आपने लिखा हुआ है कि महर्षि दयानंद ही थे, तो इससे बाकी जो लोग आउटसाइडर आर्य समाज लड़े थे उनके लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा कि नहीं हमने वो देखिए, रास्ता दिखाने वाला एक होता है और उसके ऊपर लड़ने वाले हजारों होते हैं। तो उस व्यक्ति ने जिसने रास्ता दिखाया, बताया और फिर दिखाया, आज आप मेरे से पूछो जी भाई साहब कहाँ जाना, वो मुझे यहाँ जाना है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं, आपको मैंने रास्ता बता दिया, तो रास्ता बताना बड़ी बात थी। अब आप उस पर चल पड़े, आपके पीछे 1000 लोग चले, तो जो 1000 लोग चले उनका योगदान है, उसको योगदान को कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिसने रास्ता बताया उसको तो महत्व देना ही पड़ेगा। और इसमें जो अंतरिक्ष में आने जाने वाली बात आपने कही है कि अंतरिक्ष में आना जाना था। हाँ, अंतरिक्ष में नहीं, ग्रहों पर। हाँ, ग्रहों पे मतलब अन्य ग्रहों पर आना जाना था। ग्रहों पे आना जाना था। और ये बात कब की होगी? लगभग महाभारत के आसपास या उससे पहले? उसके बाद भी। हाँ। तो हमें अभी यूपी की साइड महाभारत के अवशेष मिले थे, जिसमें कि यूरोपियन कंट्री में जब सिर्फ पहिए का अवशेष मिलता था, तो हमारे यहाँ पे तांबे से बनी हुई तलवार का हत्था मिलता था, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस माना जाता है कि कहीं विश्व में भर में नहीं मिला कि तांबे लपटा हुआ वो तलवार के हत्थे पे, तो उसको बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो जब महाभारत तक के अवशेष मिले, तो जब आना जाना ऐसे था ग्रहों पे, तो हमें वो भी तो कहीं ना कहीं तो हमें दिखना चाहिए था ना। क्या अवशेष? देखिए, ये बड़ा ऐसा प्रश्न है कि आप 5000 साल पहले हुए के महाभारत के युद्ध को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ऐसा प्रश्न है इस तरह का। मैं कैसे मानूं कि महाभारत का युद्ध हुआ था? मैं कैसे मानूं कि रामायण हुई थी? ये लगभग ऐसा प्रश्न है। हर चीज के अवशेष नहीं होते, प्रमाण शब्दों के भी होते हैं। तो जो शब्द प्रमाण है वो अपने आप में पूर्ण होता है जब वो वर्तमान की परिस्थितियों से मैचिंग खा रहा हो। अयोध्या कहाँ थी? जहां जहां से यात्रा हुई वहां पर वर्तमान में क्या है, और लंका कहां पर स्थित है। अगर इस पूरे को चैप्टर को एक बार पूरा बारीकी से देख करके फिर रामायण को पढ़ेंगे, तो तब दोनों चीजें अगर मिलान खाती हैं तो हमें मानना पड़ेगा हाँ रामायण काल था। ठीक है कि नहीं? वैसे ही हमें महाभारत को भी देखना पड़ेगा। अब उस समय के अवशेष 5000 साल पहले के, आज से 500 साल पहले की चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं आपसे यही कहने लगूं भी आपके सरदादा के, आपके दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के दादा थे कि नहीं? अब क्या परिणाम देंगे? आप कहिए मैं हूं से वो थे, सीधा सा प्रमाण है ना कि मैं हूं, तो इसका मतलब वो थे। इसलिए शब्द प्रमाण जो है, महाभारत आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इन ग्रंथों को लिखने वालों का उद्देश्य कम से कम धोखा देना तो नहीं था कि मैं आने वाली पीढ़ियों को धोखा दे दूं। और वो सब चीजें लिख रहे हैं वो वर्तमान में कहीं ना कहीं दिखती है कि हाँ ऐसा
हो सकता था। आज से 100 साल पहले अगर कोई कहता डायरेक्ट टेलीकास्ट संजय कैसे देखते थे, उस समय उनको समझ में नहीं आ सकता था, यार ये कैसे देख के बता रहा भाई बताओ। आज आप डायरेक्ट टेलीकास्ट, ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है लाइव टेलीकास्ट आप यहाँ पे दिख रहा था, तब हमको लगता है हाँ अगर आज हो रहा है तो उस समय भी हो सकता होगा, तब हमें विश्वास हो पा रहा है। तो वर्तमान की परिस्थितियों से ही हम पूर्व की चीजों का अनुमान लगा पाते हैं। इसलिए इस चीज में अनंत बहस है, जितनी चाहे की जा सकती है। वो कल्पना करके एकदम नहीं लिखा जा सकता, पूर्ण कल्पना। हाँ, पूर्ण कल्पना थोड़ा मुश्किल है ना। तो आज के समय में हम देखते हैं कि अब एक थॉर कैरेक्टर है, अब वो एसगार्ड में रहता है कहीं अंतरिक्ष में, और उसका हथौड़ा है जो बिजली की पावर रखता है। अब वो तो पूर्ण काल्पनिक है, तो अगर आज लिखा गया है तो पहले भी काल्पनिक लिखा जा सकता है। नहीं, देखिए जो आप बात कह रहे हैं इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, मैं इसको इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये सामान्य रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से काल्पनिक चीजों को कर पाना और उसका कोई ना कोई आधार हुए बिना, किसी ना किसी आधार को हुए बिना उसको मान पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो पूर्ण रूप से काल्पनिक है, जिसका कोई दुनिया में अस्तित्व है ही नहीं, जिसका कहीं दूर देश दुनिया में, उसके पूर्व के ग्रंथों में उसका कोई अस्तित्व होगा। अब जैसे मान लीजिए जब मैंने कैरेक्टर बोला, तो आगे हम जब फ्यूचर में जाएंगे, तो फ्यूचर में जब इतिहास पढ़ेंगे अभी समय का, तो फिर वो लोग मानेंगे कि जब अगर हो सकता है। देखिए जैसे हम हनुमान जी की चर्चा लेते हैं, वीर हनुमान के बारे में माना जाता है वो सूर्य को मुंह में निगल लेते थे, माना जाता है कि उड़ करके कहीं भी जा सकते थे। अब आज से 100 साल पहले जब विमान भी नहीं बने थे, तब यही माना जाता था कि उड़ करके चले गए होंगे। जब विमान बन गए तब ये माना जाने लगा, अब आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है मामला कि उस समय विमान थे और हनुमान जी विमान लेकर के ही हिमालय पर गए होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिक्शन की भी एक सोच जो है ना, वो किसी ना किसी के चीज के आधार पर तो होती है, बिना आधार के वो संभव कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में इंस्पायर होती है। इसलिए इस बात को और वैसे भी जब हम आज के बौद्धिक युग में चर्चा करते हैं तो खुली चर्चा से ही हम सही स्थिति पर पहुंच सकते हैं, बंद चर्चा से हम सही स्थिति पर पहुंचेंगे नहीं किसी रूप में भी। क्योंकि एक ही बात कह के मैं आगे विराम करूंगा आज की चर्चा को। ऋषि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर उन्होंने विमान विद्या का वर्णन किया है कि विमान बनाने की विद्या वेद में वर्णित है। उस समय तो विमान शब्द भी नहीं था, अब बात समझिएगा मेरी, उस समय तो विमान शब्द ही नहीं था, हवाई जहाज थे ही नहीं। यदि हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उस हिस्से को पढ़ेंगे तब हमें वो उस ऋषि दयानंद की कल्पनाओं की गहराई का एहसास होगा कि वो कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो किसी बेस को एलिब्रेट करके लिख रहे हैं, कोरी कल्पना से नहीं वो इस काम को कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो जब ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा था उस समय तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी विमान, और आज हम विमान बना रहे हैं। जो विमान बना रहे हैं उस विद्या को पढ़िए तो दोनों में एकदम समानता दिखेगी। ऋषि दयानंद तो पूरा विमान बनाने की विद्या का मोटे तौर पे वर्णन कर रहे हैं। नोट करूंगा और इसको पढ़ूंगा। हाँ, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका हिस्से को मैं भेजूंगा आपके पास, आनंद आएगा आपको। और आप अगर हमें को बताना चाहें 2 पुस्तक पढ़ने के लिए। नहीं, अभी मैं एक बात कहूंगा, इस परिवर्तन को समझ लेते हैं। परिवर्तन के 2 हिस्से हैं, भारत के परिवर्तन और परिवर्तन, 2 बात लिखा है मैंने। क्यों लिखा कि भारत अगर विश्व गुरु था तो डिक्लाइन क्यों हुआ, गरीब क्यों हुआ, इसके कारणों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सोने की चिड़िया थे, संपन्नतम देश थे, आधुनिकतम देश थे, तो फिर हम डिक्लाइन क्यों है, गरीब क्यों है, गुलाम क्यों है, दूसरों ने हमारे पास शासन क्यों किया। वो जो डिक्लाइन था, ये जो परिवर्तन हो रहा था, इसके पीछे के कारणों को समझना, और फिर दोबारा से यदि हम आज ऊपर उठ रहे हैं और विश्व गुरु बनने की तरफ सोच रहे हैं तो उस तरफ बढ़ाने का पुश अप किसने किया, कैसे किया, किन किन तरीकों से, किन किन कारणों से किया, इन 2 चीजों का वर्णन इस परिवर्तन पुस्तक में मैंने देने का प्रयत्न किया है। प्रश्न उठेंगे तो उनका समाधान भी होगा। अभी पूरी बुक कंप्लीट करके आते हैं आपके पास, फिर प्रश्न आएंगे तो ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर कभी समय मिला तो फिर बैठेंगे। ठीक है, ठीक। आपका फिर से एक बार समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।